हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे आपका टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, एमपी टेट हो, किसी भी शिक्षक भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो भी प्रश्न लिए हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। जो लोग आपके फैमिली या फिर फ्रेंड हो उनको शेयर करना कि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, किस काल को यहाँ पर स्वर्ण काल कहा जाता है। क्लियर? तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रीतिकाल को कहा जाता है, भक्ति काल को, आदिकाल को, या फिर आधुनिक काल को। तो लॉक करिए यहाँ पर भक्ति काल को क्या कहा जाता है, तो स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल को ही स्वर्ण काल कहा जाता है, नोट करिए। प्रश्न नंबर दूसरा है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी प्रश्न मिलेंगे वो चाहे आपके एमपी टेट में ट्रेंड हुए होंगे, टेट में हुए होंगे, या फिर सी टेट में हुए होंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में हिंदी भाषा को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में हिंदी भाषा को शामिल किया गया है, तो यहाँ पर लॉक करिए बी ऑप्शन, 8वीं अनुसूची में। ये तो जो है पता चल गया आपको कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा को शामिल किया गया है। लेकिन शामिल तो किया गया है, लेकिन कितनी भाषाएं, कितनी भाषाओं को, ये भी आपके माइंड में एक प्रश्न बनता है ना कि 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा को तो शामिल किया गया है, लेकिन हिंदी भाषा में कितनी भाषाओं को, तो 28 भाषाओं को। ठीक है, आठवीं अनुसूची में 28 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो लगाइएगा 8वीं अनुसूची। क्लियर? प्रश्न नंबर तीसरा है कि विश्व हिंदी दिवस। ऐसा अगर टेट का एग्जाम पूछा आता है तो ऐसा प्रश्न नहीं है कि जो हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस न पूछा जाए, दो में तो एक प्रश्न बनता ही है। विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत कब से हुई, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो आप सभी के डाउट क्लियर होंगे यहाँ पे। तो विश्व हिंदी दिवस यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे की शुरुआत कब से हुई, या फिर विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 1 सितंबर 2003, 5 जनवरी 2002, 10 जनवरी 2006 और 14 सितंबर 2006। तो सबसे पहले तो देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जिसको बोलते हैं हिंदी दिवस, अगर हिंदी दिवस पूछा जाए या फिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाए, दोनों एक ही है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो मारिए आप लॉक करिए 14 सितंबर। ठीक है, और जब पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी 2006। ठीक, 10 जनवरी 2006 को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर? अब प्रश्न नंबर 4 है कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है, तो सभी को पता है। ठीक है, उत्तंड मार्तंड। ठीक है, क्या है, तो उत्तंड मार्तंड। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है, तो उत्तंड मार्तंड। ये प्रकाशित कहाँ हुआ था, तो इसका नाम यानी स्थान तो कोलकाता यानी कि कलकत्ता। कोई भी पत्र होगा अगर वो प्रकाशित होगा तो उसका स्थान होगा वो कहाँ प्रकाशित हुआ था, और प्रकाशित किसने किया था, तो उनका भी तो नाम होना चाहिए कि प्रकाशित किसने किया था। अगर पूछा जाता है कि उत्तंड मार्तंड पत्र कहाँ प्रकाशित हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। और इसको प्रकाशित किसने किया था, तो जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है, जुगल किशोर शुक्ल
कभी कभी शुक्ल भी हो, अकेले मतलब शुक्ल भी आ जाता है एग्जाम में, तो आप जो है ये भी याद करिए और ये भी याद रखिए। ठीक, कितने बच्चे हैं कि जो कि ये लगा देते हैं नागरी प्रचारी पत्रिका, तो ये नहीं है। जब भी ऐसे पूछा जाए हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम, तो उत्तर मार्तंड है। ठीक, क्लियर क्लियर। अब प्रश्न नंबर 5 है गोल। गोल है भैया, गोल। गोल इनमें से कौन सा विशेषण है? अगर गोल है तो इनमें से कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, उपयुक्त कोई नहीं। अगर बॉल गेंद है, यानी कि बॉल है, अब बॉल कैसा है? गोल है। तो पूछा जा रहा है कि जो गोल है, बॉल गोल है, एक कौन सा विशेषण है? यानी कि बॉल की विशेषता बताई जा रही क्योंकि गोल है, और यहाँ पर पूछा क्या गया है? गोल, सिर्फ गोल की विशेषता। कोई गोल है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई काला है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, तो ये सभी जो है कौन से विशेषण में आते हैं? तो गुणवाचक में विशेषण में आते हैं। किसी के रूप रंग, किसी के रूप का, किसी के रंग का, किसी के जो है बनावट का जब भी वर्णन की जाता है तो गुणवाचक विशेषण में आता है। क्लियर। और परिमाण में तो आपको पता है, जहाँ पर परिमाप की बात की जाती है, लीटर, किलोमीटर, ऐसे, दर्जन, ऐसे। अब प्रश्न नंबर 6 है कि कानन, कठिन, भयंकर, भारी, घोर, धाम, हिमवारी, ब्यारी में अलंकार पूछा गया है। तो अलंकार बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आप हमारी शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो आप देखिएगा कि अलंकार को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है कि कानन, कठिन, भयंकर, भारी, घोर, धाम, हिमवार, ब्यारी में अलंकार पूछा गया है। तो जहाँ पे वर्ण की आवृत्ति हो, वर्ण की आवृत्ति हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। और जहाँ पे शब्द की आवृत्ति हो, शब्द की आवृत्ति हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ पे होगा यमक। ठीक, कौन सा अलंकार होगा? तो यमक होगा। क्लियर। कैसे? अब मैं आपको बताऊँ कैसे। अगर वर्ण आवृत्ति हो, वर्ण का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए का है, ठीक है, का है, का इसमें भी है, का इसमें भी है, भा इसमें भी है, भा इसमें भी है, ठीक है, और देखो घा इसमें भी है और घा इसमें भी है। तो ये क्या है? वर्ण है। और यहाँ पर अगर शब्द की बात की जाती है तो देखो जैसे कानन है, अगर यहाँ भी कानन होता, भयंकर है, यहाँ भी भयंकर होता, तब आपके शब्द हैं। जैसे कि आप देख लीजिए कि पहले आप इसको समझिए कि अनुप्रास अलंकार की मैंने बता दिया। और यमक अलंकार में क्या होता है? जैसे कि शब्द आवृत्ति अभी मैंने बताया, जैसे यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे। अगर मैं दोनों को एक साथ बताने की कोशिश करूँगी तो आप कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे का और का, भा और भा, यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति हुई है तो इसलिए कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ठीक। अब अगर शब्द की आवृत्ति होगी तब वहाँ पर क्या होगा? यमक अलंकार होगा। अगर आपको जो है कोई उदाहरण पता हो तो आप जो है कमेंट में बताना। ठीक। प्रश्न नंबर 7 है, 6 हो गया। प्रश्न नंबर 7 है कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? तो देखिए सबसे पहले तो बताइए आप कि स्पर्श व्यंजन के वर्ग कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन के वर्ग कितने होते हैं? तो नोट करिए 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, यानी कि का, चा, टा, ता, पा, ये होते हैं स्पर्श व्यंजन के वर्ग होते हैं। और एक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, वर्ग होते हैं? तो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो कितने हो गए टोटल? 25 हो गए, यानी कि 25 हो गए। क्लियर। अगर पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं तो 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो इसमें पूछा गया कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं?
तो का, रा, ला, हा, ये तो है नहीं कि या, रा, ला, वा किस में आ जाता है, अंतःस्थ व्यंजन में आ जाता है। तो यहाँ पर आपको देखो ए वर्ग मिल रहा है, का मिल रहा है, चा मिल रहा है, आपको पा मिल रहा है, और दा किस में आता है, ता, था, दा, ठीक। तो ये भी तो ता वर्ग में आ रहा है ना, दा भी, तो यही आपका क्लियर हो गया। क्लियर। प्रश्न नंबर 8 है कि बच्चों को पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है। बच्चों को पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है, वाक्य में कौन सा कारक है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि बच्चों को पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है। सिंपल सी बात है, अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने ज्ञान को बांटेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। अगर अपने ज्ञान को अपने पास ही रखते हैं कि नहीं हम किसी को नहीं बताएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आपका जो ज्ञान हो जाएगा वो विलुप्त हो जाएगा। तो बच्चों को पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, से है, ठीक है। कारक चिन्ह क्या है, से है। तो कर्ता ने कर्म को कारण से, तो यहाँ पर लगा दीजिए डी ऑप्शन, कारण से, ठीक। अपादान में क्या होता है, जहाँ पर अलगाव की बात की जाती है। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्न में कौन सा देशज शब्द है। देशज का मतलब होता है देश में जन्मा हुआ, जो देश में ही जन्मा हुआ हो, जिसकी उत्पत्ति का कोई पता ना हो। एक कह सकते हैं कि उत्पत्ति का कोई पता नहीं। जैसे हमें जिस चीज़ की आवाज़ दिखी मैंने उसको मान लिया, जो चीज़ मुझे जैसे दिखा मैंने उसको मान लिया। जैसे कि फटाफट हो गया, चरमर हो गया, ठीक है। हवा चलती है, जैसे उसकी आवाज़ आती है वैसे मैंने समझ लिया कि वैसे आवाज़ आ रही है। गाड़ी फटफटिया हो गया, कि जैसे जिसकी आवाज़ हो, जिसकी उत्पत्ति का कोई पता ना हो, जैसे मन चाहा वैसे उसको बना लिया, तो क्या हो गया, वही हो गया देशज। जो देश में जन्मा हो, उसकी उत्पत्ति का कोई पता ना हो, ना तो विदेशों से आया हो, ना तो कहीं अंग्रेज़ों से आया हो, कहीं से न उर्दू न फारसी, कुछ नहीं, जिसकी उत्पत्ति का कोई पता ही ना हो, जो देश में ही जन्मा हो, वही क्या है, देशज शब्द हो। जैसे लोटा हो गया, बाल्टी हो गया, पगड़ी हो गया, फटफट हो गया, फटफटिया हो गया, ठीक है, खटपट हो गया, जो चीज़ की जैसे आवाज़। तो यहाँ पर लगा दीजिए आप। प्रश्न नंबर 10 है, एक अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं। अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं। तो देखिए अंतःस्थ जो है वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, और ऊष्म कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्लियर। अंतःस्थ 4 होते हैं और ऊष्म कितने होते हैं, 4 होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा। और ऊष्म कितने होते हैं, तो ऊष्म होता है शा, खा, शा और हा। क्लियर। तो यहाँ पर पूछा गया कि अंतःस्थ तो ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, तो 4 और 4 कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। यहाँ पर एक जो है विकल्प नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिया गया है, ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसको ऐसे ही बनाए हैं। तो देखिए यहाँ अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, तो 4 इसके हो गए और 4 इसके हो गए, तो कितने हो गए, 8 हो गए ना। लॉक करिए बी ऑप्शन कि 8 होते हैं। क्लियर। अब प्रश्न नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं होता है। भाई बताइए ऐसी कौन सी मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है बट वो स्वर में नहीं आता है। तो आप लगा दीजिए अंग और आह क्या होते हैं, हिंदी में अयोग वाह होते हैं। क्या होते हैं, अयोग वाह होते हैं। इनका प्रयोग स्वर में तो किया जाता है लेकिन स्वर से भिन्न है, इसलिए क्या है, अयोग वाह है। क्लियर। प्रश्न नंबर 12 है कि मनुपुत्र में समास है। देखिए मनुपुत्र में समास है। आप देखे होंगे कि अगर रात बीच में योजक चिन्ह और दिन है यानी कि डैश है, तो अगर ऐसे प्रश्न आपको दिखते हैं तो कौन सा लगा देते हैं आप, कौन सा समास लगाते हैं, तो कमेंट आएगा, हम लगा देते हैं इसको द्वंद्व समास लगा देते हैं। क्लियर। अगर इसमें कहीं भी हमें योजक चिन्ह दिख जाता है तो हम उसको द्वंद्व समास लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर है मनुपुत्र में समास है, तो कारक चिन्ह का जहाँ पर लोप होता है वहाँ पर हो जाता है कौन सा समास, तो तत्पुरुष समास हो जाता है। अब इसको तोड़िएगा तो कैसा हो जाएगा, मनुपुत्र यानी कि मनु का पुत्र, मनु का पुत्र।
और एक का जो कारक चिन्ह है किस में आता है, तो संबंध तत्पुरुष में आता है। कर्ता ने कर्म को करण से संबंध का की के, ठीक, तो यहाँ पर लगा जाएगा संबंध तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 13 है कि प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या हो गया। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अगर इसका आंसर आप सभी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कौन सी संधि है, ये कौन सी संधि है, ठीक। प्रत्येक में कौन सी संधि है आप लोग कमेंट जरूर करिए अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो देखिए इसका संधि विच्छेद होगा प्रतिधन 1 बराबर हो गया प्रत्येक। लॉक करिए ए ऑप्शन। प्रश्न नंबर 14 है कि नायक में प्रयुक्त संधि का नाम हम आपको बताए होंगे, अगर आपकी पिछली वीडियो हमारे देखे होंगे, कि जिसमें आपको 3 वर्ड दिख जाए, यानी 3 अक्षर दिख जाए। लगाइए आप कौन सी संधि, आज़ादी संधि। आज़ादी संधि में ज़्यादातर आपको 3 ही वर्ड दिखेंगे, जैसे पवन हो गया, नयन हो गया, पावक हो गया, गायक हो गया। ये सभी अगर 3 अक्षर आपको दिख जाते हैं तो लगाइए आप आज़ादी संधि। क्लियर। 15 है त्रिभुज शब्द में समास है। त्रिभुज, भुजाएं कितने भैया, 3 भुजाओं का समूह। भुजाएं कितनी हैं, 3 हैं। 3 भुजाओं का समूह क्या कहलाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास, जिसमें संख्या की बात की जाए, जिसमें नंबर की बात की जाए, जिसमें डिजिट की बात की जाए, 1 2 3 4 10 12 जिसमें बात की जाए, जैसे तिराहा हो गया, चौराहा हो गया, ठीक, तो हो जाएगा द्विगु समास। अगर यहाँ पर अभी बहुव्रीहि समास लिखा होता तब भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 भुजाओं का समूह में, ठीक। तो ये थी अच्छा हाँ, एक चीज़ और कमेंट, और समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास होते हैं 6 प्रकार के, ठीक। समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। अगर आप सेशन में पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लासेज।